हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष सिंगला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लासेस आपकी रहेगी बिल्डिंग मटेरियल की। तो इससे पहले भी है जो लेक्चर आपके कंटिन्यू हैं, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से उनका लिंक लेकर आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पंजाब के पंचायती राज जेई सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की क्लासेस है जो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम आज का करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, जिप्सम के बारे में कहा गया है कि जिप्सम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिप्सम क्या है, तो और आप ये ABCD पे यहाँ पर जो टिक किए हुए हैं इन पे मत जाइएगा, ये आंसर है, यहाँ पर रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मुझे डाउनलोड की गई, मुझे नेट से मिली है, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी, तो इसलिए ये एक्यूरेट हो या ना हो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जिप्सम क्या है, जिप्सम है जो एक यहाँ पर ये करेक्ट रहेगा कि आपका केमिकल ही होता है ये, और इसको रॉक भी कहा जाता है केमिकल, इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सीमेंट के अंदर ही पाया जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा कि सीमेंट के अंदर भी केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे इसका इस मतलब कि प्रेजेंस पाई जाती है, और ये एक तरह से रोक भी रहते हैं कि हम BCMD में कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। कौन सी रॉक है जो इसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जा रही है क्वार्टाइज से। तो ये आपका आंसर रहेगा सैंडस्टोन रहेगा। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ए मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इनमें से कौन सी है। तो आपको मेटामॉर्फिक बतानी है। मेटामॉर्फिक के अगर आपने यहाँ पे थियोटिकल आपने पोर्शन करा होगा, तो वहाँ पे आपने जो ये सब रॉक का सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक इन सब के याद रखे होंगे कि कौन कौन सा किसके अंदर आता है। तो मेटामॉर्फिक के अंदर देखिए आप, एक तो आपका स्लेट आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा क्वार्टजाइट, और आपका शेल आएगा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। उसके बाद आता है क्वार्टाइज। जो क्वार्टजाइट है ये किस प्रकार की रॉक है। इसके अंदर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एक बात है कि इसके अंदर सिलिका होता है। ठीक है, सिलिका होने के कारण इसमें क्या होती है, किस में आती है, सिलिशियस रॉक के अंदर आएगी। और जब बात करते हैं हम एर्गिलेसिस रॉक की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर क्ले है, जिसके अंदर क्ले है वो इसके अंदर आएगा। और कैलकैरियस की रॉक होगी जिसके अंदर लाइम होगा, तो वो इसके अंदर होगी। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सिलिका जो इसके अंदर होगा, तो ये टिक करना है आपने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिनरल। मिनरल आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा है इनमें से। तो मिनरल आप निकालते हैं, तो क्वार्टजाइट आपका मिनरल भी है, और ये एक जो है सिलिशियस रॉक भी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लेट इज फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। किस पे मेटामॉर्फिक एक्शन होता है, शेल होती है, शेल के ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होता है। मेटामॉर्फिक कौन सी होती हैं, जो आपकी इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों का मिक्सचर होता है, जो दोनों के आपके केमिकली या फिर लॉन्ग टर्म जो प्रेशराइज ऐसा जो भी सिस्टम होता है, वहाँ से आपकी जो है वो निकलती है इग्नियस और सेडिमेंट्री के मिक्सचर से मेटामॉर्फिक। तो शेल मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री है, तो वहाँ से आपको जो है स्लेट मिलता है, शेल से आप स्लेट याद रखिएगा। सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन आपकी होगी पहले तो सेडिमेंट्री रॉक होगी है। ठीक है, उसके बाद आपका एक्वस है या नहीं है, सिलिशियस सिलिका है, इसके अंदर सैंड से ही पता लग रहा है सिलिका है, तो ये होगा। उसके बाद आपने इसका जो है नेक्स्ट याद रखना है कि एक्वस है, तो आपका A7 का आपका D करेक्ट आंसर रहेगा। एक्वस कौन सी होती है, जो स्टार्टिफाइड, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी होगी, जो स्टैटिफाई अनस्टैटिफाई दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, तो वहाँ पे स्टैटिफाइड के अंदर भी आती है जिसे हम एक्वस रॉक बोलते हैं, जो स्टैटिफाई के अंदर आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। इनमें से रॉक कौन सी है, आपने बताना है कि रॉक कौन सी है। क्वार्टजाइट मैंने आपको बताया मिनरल है। माइका तो आपने सुना ही होगा, ये फिजिक्स में भी आपने सुना होगा, तो ये मिनरल होता है। तो जिप्सम एक ऐसी वस्तु है जो इसके अंदर रॉक होएगी। बेस ऑन द फ्लोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने बताना है इनमें से कि कौन सी क्या है। तो क्वार्ट्ज आपको पता है कि मिनरल है। शेल मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आएगा। बसाल्ट आपका इग्नियस रॉक हो जाएगा। ग्रेनाइट आपकी ये भी इग्नियस रॉक हो जाएगी। मार्बल आपका मेटामॉर्फिक के अंदर आएगा।
माइका मिनरल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बसाल्ट एंड मार्बल आर ओनली मेटामॉर्फिक। बसाल्ट एंड मार्बल नो, बसाल्ट तो होगी आपकी इग्नियस रॉक। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री है हमारे पास, शेल है। तो ए बी तो होएगा नहीं आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आंसर के आगे क्या ऑप्शन दिए गए हैं, क्वार्ट्ज, हाँ जी, दो मिनरल है हमारे पास, क्वार्ट्ज मिनरल है हमारा, माइका मिनरल, ये करेक्ट रहेगा। हैवी स्टोन का यूज़ है जो किस लिए किया जाता है, हैवी स्टोन का यूज़ किया जाता है आपका रिटेनिंग वॉल के लिए, ये करेक्ट है। हैवी स्टोन का यूज़ किया जाता है रिटेनिंग वॉल के लिए। अगर हम हार्ड स्टोन की बात करते हैं तो वो आएगा आपका रबल मशीनरी में। ये कन्फ्यूज़न होता है, रबल का आपका रहेगा हार्ड स्टोन, और अगर आप रिटेनिंग वाल की यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हैवी रहेगा। सो स्टोन सूटेबल फॉर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो ही चुका है, मैंने बता दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्ट करेक्टरिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा जो है वेदर रेजिस्ट किसके अंदर होता है, क्वार्टजाइट के अंदर। क्वार्टजाइट के अंदर है जो आपका मैक्सिमम वेदर रेजिस्टेंट होगा। और अगर डीपीसी की बात करें जो डैम प्रूफ कोर्स में होता है वो स्लेट रहता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि फायर रेजिस्टेंट, आई थिंक फायर रेजिस्टेंस से रिलेटेड ऐसा ही कुछ बनता होता है, उसका आग से रिलेटेड होता है कुछ, वो होता है आपका कम्पैक्ट सैंडस्टोन। गुड गुड बिल्डिंग स्टोन बताना है आपने कि कितना वाटर है जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब्जॉर्ब, तो वो 5% है। 10 से 12% ब्रिक का रहता है, 15% जो प्रैक्टिकली लेते हैं, 10-12% होता है वुड का, और 20-22 वाले होते हैं जो ब्रिक के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टेंस, ये आ गया आपका कम्पैक्ट सैंडस्टोन। जंपर इज टूल फॉर यूज, किस लिए जंपर का यूज़ किया जाता है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट द टाइप इम्पोर्टेंट टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन यूज्ड इन डॉक एंड हार्बर, के अंदर जो यूज़ किया जाता है। तो ये डूबने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि डूबे वगैरह ना, तो आप इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो हम वेट टेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि कंटिन्यू सीरीज चल रही है, लेकिन ऐसे आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके टॉपिक में नहीं है, तो मैं उन्हें एलिमिनेट करूँगा। प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के अंदर जो स्ट्रेंथ का मेन रोल होता है वो किस लिए रहता है, कि किसके अंदर पूछा गया कि किसका है जो ग्रेनाइट के अंदर स्ट्रेंथ का जो है सबसे मेन रोल रहेगा, वो आपका किसका रहेगा, वो हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का ये करेक्ट है। क्वार्ट्ज के रोल कौन कौन से आ गए हैं वो आपको पता होना, ये मिनरल है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये मिनरल है। उसके बाद ये आपका वेदर रेजिस्टेंट है। थर्ड क्या है आपका, ये आपका निकलता है रॉक। कौन सी रॉक मैंने अभी आपको बताई थी, पीछे मैंने आपको अभी रॉक बताया था, तो उसमें आप याद रखिएगा इसको। ग्रेनाइट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस, बिकॉज ग्रेनाइट का क्यों यूज़ किया जाता है, ये बहुत कॉस्टली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सूटेड फॉर मोस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर एंड अबटमेंट, की कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसमें स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, और ये कॉस्टली तो ज़रूर होता है, लेकिन हम जो ब्रिज वगैरह बनाते हैं उनमें हम कॉस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। उसके बाद आता है जब हम प्रिपेयरिंग द सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस लेनी है आपने उसकी स्टोन की। प्लेन एजेस का मतलब है आपने उसका क्या करना है, ड्रेसिंग करोगे आप, उसकी फिनिशिंग जिसे हम बोल देते हैं। आगे कहता है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ बतानी है बिल्डिंग स्टोन की, जो किससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, तो वो आपकी होनी चाहिए स्टोन की 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ। उसके बाद एक स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, जो बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.6, आपको पता होगा। स्पेलिंग हैमर किसका यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है रफ ड्रेसिंग। रफ ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई बड़ा सारा पत्थर है, मैंने इसके ऊपर हैमर मारा, इसको तोड़ दिया, और कचरा कुचरा जो भी है चूरा चूरा हो गया, लेकिन इरेगुलर साइज आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, तो वो होती है रफ ड्रेसिंग। और प्लेन एज चाहिए हो तो आपको फिनिशिंग करनी होगी। क्रॉस कट सा इज यूज फॉर, क्रॉस कट, क्रॉस कट क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको,
मैंने एक आरी लिया और यहाँ से दो, एक पर्सन ने यहाँ से पकड़ा, एक पर्सन ने यहाँ से पकड़ा, दोनों इसको यहाँ से काटने लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ पत्थर या कुछ भी रखा हुआ है, उसको दोनों काटने लग रहे हैं। तो ये क्या होगा, अगर इसके अंदर कुछ हार्डनेस हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी दो बंदों की जरूरत होगी ना इसको काटने के लिए। तो इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा। सैप वुड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सैप वुड किसके एरिया के अंदर आता है, इसमें पोर्शन बताना है कि सैप वुड का एरिया कौन सा एरिया रहेगा जिसके अंदर है जो ये सैप वुड आएगी। सैप यानी कि उसके अंदर जो रेशा सा होता है, जो पानीदार होता है। तो सबसे पहले निकलता है आपका पित्त। पित्त के बाद वाला जो ये लेयर ये एरिया होता है, ये आपका आता है हार्ट के अंदर। यहाँ पे ये हार्ट के अंदर आ गया आपका। उसके बाद एक लेयर और जैसे ये बनी, ये आ गई सैप वुड की। सैप वुड के बाद एक लेयर और बनाते हैं हम, ये सैप हो गया, ये हार्ट वुड हो गया, ये पित्त हो गया, ये हो गया आपका कैम्बियम लेयर। और एक एक और लेयर मैं बना देता हूँ जिसको हम बोलते हैं आउटर बार्क। ठीक है, ये थिकनेस लगा लो इसकी। वैसे ये वाली लेयर है जो, ये इसको आउटर बार्क बोलते हैं, जिसके बाहर वाली ये लेयर होती है। तो इसे आप अभी समझिए होंगे कि क्या होगा। सैपवुड, सैपवुड होगा आपका पोर्शन ऑफ द टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, यानी कि पिथ, हार्टवुड, हार्टवुड के बाद यहाँ पे आया आपका सैप, यहाँ पे आया आपका कैम्बियम। तो कैम्बियम और हार्टवुड के बीच का जो पोर्शन होगा वो आपका सैपवुड होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री यील्ड हार्डवुड, हार्डवुड बतानी है आपने, इनमें से कौन सी है हार्डवुड जो हमें ऑब्टेंड होगी किसी भी पेड़ से, तो वो कौन सी हार्डवुड होगी। वो होगी आपकी शीशम की। देवदार आपकी सॉफ्ट होती है, चीर आपकी सॉफ्ट रहेगी, पाइन भी आपकी सॉफ्ट रहेगी, और ये रहेगी शीशम आपकी हार्ड रहेगी। हम जो कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन सी वुड यूज़ करते हैं, DCDS टाइप की, जिसके चौड़े पत्ते पत्ते होते हैं और वो स्ट्रांग होती है। रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग, यानी कि मैंने ये जैसे बनाया सिस्टम, वुड का ब्लॉक बनाया। रेडियल स्प्लिट है विच आर वाइडर ऑन द आउटर साइड, आउटर साइड में जो है ये वाइडर हैं ऐसे ऐसे, यानी कि ये वाइडर हो रहे हैं, ये ऐसे वाइडर हैं। ये क्रैक हुआ, ये यहाँ गया, ये क्रैक गया, ये यहाँ गया। आउटर साइड में जो है ये वाइडर हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं स्टार शेक। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा वुडन है और ऐसे क्रैक बन रहे हैं, यानी कि आपके आउटर साइड पे जो है ये इनवर्ड हो रहे हैं, आउटर साइड पे जाके मीट कर रहे हैं, यानी कि आउटवर्ड पे जो है फैल नहीं रहे हैं, ये वाइडर नहीं है आउटसाइड पे। अगर इन साइड पे आउटर साइड पे वाइडर होते हैं तो स्टार शेक। अगर ये बात करता हूँ मैं तो ये होगा हमारा हार्ट शेक, इसमें हार्ट शेक बोलते हैं। विच इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर बोथ ट्री यील्ड सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड किसके अंदर आएगी, सॉफ्ट वुड आएगी आपकी चीर और देवदार। देवदार को आप देवदास से याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स को बनाने के लिए कौन सा बेस्ट आपका टिम्बर रहेगा, मलबरी। मलबरी आपका सबसे बेस्ट रहेगा। विच शीशम इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वुडवर्क, शीशम कैन बी पॉलिश टू एन एक्सलेंट फिनिशिंग। क्या ये बात सही है कि शीशम का जो है डेकोरेटिव पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है। पर्पज़ पे ये डेकोरेटिव पे यूज़ इसलिए किया जाता है, मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि इसको, ये सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। जो चीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आप उसके गहराई में कितनी भी बारीकी से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, ये स्ट्रॉन्ग पोर्ट है, पार्ट है, तो मैं इसके अंदर इतनी बारीकी का भी मटेरियल है यहाँ से निकाल लूँगा, इसको खोद खोद के यहाँ से फिनिशिंग कर करके ये ब्रिक निकाल लूँगा यहाँ से। और जो ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिव पर्पज़ में, आर्किटेक्चर अपीयरेंस में यूज़ हो सकेगा फिर वो। और ये होगा फिनिशिंग एक्सेलेंट होती है, इसीलिए इसका यूज़ इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिजीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज काउज, डिजीज ड्राई रोट का मतलब है लैक ऑफ वेंटिलेशन। लैक ऑफ वेंटिलेशन रहेगा तो क्या होगा, वहाँ से पाउडर सी फॉर्म बन जाएगी, वो होगा। ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर भी ये बनता है। और अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन जो अलग मैटर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका क्या बोलते हैं उसको, वेट रोट, वेट रोट।
फिर आता है आपका प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड का क्या एडवांटेज रहेगा कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो सेम रहती है ऑल डायरेक्शन के अंदर। अगर आपसे नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह पूछा है तो वो रहेगा आपका पैरेलल टू ग्रेन, पैरेलल टू ग्रेन के अंदर ज़्यादा होती है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही चुका है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेल सीजन टिम्बर का जो है कितना बताया था मैंने, 10 से 12 बताया था, लेकिन वैसे आपसे प्रैक्टिकली अगर सिंगल वैल्यू में पूछा है तो आपको 15 आंसर लगाना है, अदरवाइज आप 10 to 12 लगाएंगे। ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल ब्रांचेज इज नोन एज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लैंक बोलते हैं उसको, जो हम जो कटिंग करके जो जितना भी टिम्बर है वो साइड में छोड़ देते हैं। आई थिंक यहाँ पे करेक्ट रहेगा लोग, लोग करेक्ट आंसर रहेगा इसका, क्योंकि जो लट्ठे से होते हैं जो हम इकट्ठे करके रख देते हैं उनको बोलते हैं। एनुअल रे से ये आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेस्ट बॉन्डिंग कब होती है प्लाईवुड की, जब हम 90 डिग्री पे लगाते हैं, ऐसे 90 डिग्री पे जॉइंट करते हैं। प्लाईवुड हैज़ द गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, नॉट, कैन नॉट बी बेंट, नॉट, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट टू ब्लो द ऑर्डिनरी वुड के, ग्रेट इम्पैक्ट यानी कि एकदम जो सडन लोड पड़ेगा उसके ऊपर तो उसमें बेस्ट होगी। मॉइस्चर कंटेंट ड्राई टिम्बर में ऊपर बता चुका हूँ 15%। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ है जो कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 10 साल से ज़्यादा। और फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास के लिए आपकी रहेगी 5 से 10 साल, नहीं 1 से 5 साल रहेगी आपकी थर्ड क्लास की, और आपकी सेकंड क्लास की रहती है 5 से 10 साल, फर्स्ट क्लास की आपकी रहती है 10 साल से ऊपर। नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक एज इमर्ज इन वाटर, तो इसका कंटेक्ट है जो वाटर का कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, 20, 22, 24 ऐसी सीरीज होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की, फर्स्ट क्लास ब्रिक की पूछा है तो 10.5, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना, एलुमिना का मेन फंक्शन क्या होता है, उसको प्लास्टिसिटी देना होता है। परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन गुड ब्रिक, परसेंटेज ऑफ एलुमिना आपका 20 से 30% रहेगा। आपने कैसे याद रखना है, SALIM, सलीम, सिलिका एलुमिना 60% के अप्रोक्स ये चला जाएगा, 20 to 30 वो रह जाएगा, बाकी 4% 8% के आपके चलते हैं। एक्सेस ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक ब्रिटल, प्लास्टिसिटी, ऐसा कुछ ऑप्शन होंगे। तो ये आपका बनाएगा कि इसके अंदर क्रैक आ जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे, प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी जितनी होगी तो वो हार्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बीच में क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएंगे उसके, क्योंकि वो प्रॉपर जॉइंट नहीं बन पाएगा। नॉमिनल साइज बताना है आपने, नॉमिनल साइज में रहेगा आपका 20 × 10 × 10, अगर स्टैंडर्ड से पूछा है तो आपका ये रहता है। कन्वेंशनल आपका 23 × 7 × 12 या 11, वैसे एग्जैक्ट ये होती हैं ये। उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ कितना होता है, 50 to 60, 60% भी आप लगा सकते हैं अगर आपको सिंगल ऑप्शन मिलता है। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन, जब आपका सिलिका ज़्यादा हो जाता है, सिलिका यानी कि मिट्टी आपकी अगर ज़्यादा होगी यानी कि उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ही नहीं बन पाएगी। जैसे अगर आप किसी चीज़ के कुछ भी ऐसा मटेरियल बना रहे हैं जिसको आपने लड्डू बनाना है, जैसे आपने लड्डू बनाना है, अगर आपको उसके अंदर मिट्टी डाल दें तो आपका वो लड्डू बन ही नहीं पाएगा, जॉइंट नहीं हो पाएगा, कोहेजन ख़त्म हो जाएगा उसमें। वैसे ईंट आपकी बननी सिलिका की ही है, वो मिट्टी की ही बनेगी, लेकिन मैं आपको एज ए ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप, शेप के लिए इनेबल कौन सा करेगा आपको, सिलिका, स्ट्रेंथ के लिए भी सिलिका करता है और शेप के लिए भी सिलिका करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव ए करेक्ट, which of the following pair give a correct combination of the useful and harmful constituent respectively of good brick earth, इसमें बताना है कि आपको यूज़फुल कौन सा और हार्मफुल कौन सा। यूज़फुल आपका सिलिका है, शेप देगा, स्ट्रेंथ देगा और कोहेजन भी देता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोहेजन नहीं होगा। और फिर आता है आपका एल्कलीज, एल्कलीज होता है जो एल्फ्लोरेसेंस बना देता है, जो वाइट वाइट कलर के धब्बे से बनते हैं, वो एल्कलीज के कारण होते हैं, तो इसलिए 1% से भी कम होनी चाहिए, असल में तो होनी नहीं चाहिए 1% भी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चांस बनते हैं तो ये नीचे ही रहनी चाहिए उससे।
तो अभी 10 एक मिनट की वीडियो और बना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। मिक्सिंग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नीडिंग। ये आपको पता होगा, आटा गूंदने को भी नीडिंग बोला जाता है। जब हम आटा गूंदते हैं तो वो नीडिंग ही होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज ऑफ क्लैंप प्री एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू ए किलन फॉर बर्निंग ब्रिक। क्लैंप के बताना है आपको एक किलन के कंपेयर में। किलन आपका जो परमानेंट होता है और क्लैंप आपका जो टेम्परेरी होता है, आपको पता होगा। तो अपने एडवांटेज बताना है कि क्लैंप के अंदर क्या एडवांटेज है। क्लैंप के अंदर क्या बताया गया है? कहाँ गए इसके ऑप्शन? तो वो शायद आई थिंक फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे आएगा। ये रहा। इट गिव मोर आउटपुट नोट, क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे होता है, लो कॉस्ट के लिए होता है। और यहाँ पर जो है जब हमारी ब्रिक्स हैं जो बहुत कम मात्रा में निकालनी होती हैं तब होता है क्लैंप का यूज़। इट हैज़ इनिशियल कॉस्ट लेस इनिशियल कॉस्ट, यानी कि आपने क्लैंप को और उसके कंपेयर में बताया, तो क्लैंप के बारे में बताया। क्लैंप यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट कम होती है इसकी, इसीलिए बस आउटपुट कभी भी ज़्यादा नहीं देता। और जब हमारी ब्रिक ज़्यादा होते हैं तब भी हम इसको यूज़ नहीं करते। द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन, कितना होना चाहिए? उससे ज़्यादा होना चाहिए। पग मिल का यूज़ किस लिए किया जाता है? अगर जो मिट्टी हम बनाते हैं पग मिल, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है पग मिल का, जिसके अंदर हम वाटर वगैरह ऐड करने के बाद उसकी मिक्सिंग कर देते हैं प्रॉपर से, उसको पग मिल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, की लाइनिंग के लिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज़ किया जाता है, जिसे हम मैग्नेसाइट ब्रिक भी बोल देते हैं। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ब्रिक मशीनरी जनरली कैप्ट ऑन, फ्रॉग कहाँ पे रखा जाता है? टॉप सरफेस के ऊपर, टॉप पे रखा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ ब्रिक फोग ऑफ, यहाँ पे फोग ऑफ द ब्रिक मशीनरी जनरली कैप्ट ऑन, ये होगा नंबर ऑफ ब्रिक 500। ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर का यूज़ के लिए किया जाता है। ग्लाजिंग इम्प्रीवियस, यानी किसी चीज़ के अंदर हम जो जैसे हम ग्लास ले सकते हैं, ग्लास कंच के ग्लास के अंदर पानी डालो तो इम्प्रीवियस रहता है, पानी बिल्कुल भी नहीं निकल जाता है, ऐसे इम्प्रीवियस आप याद रखिएगा। क्विक क्लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्विक क्लाइम को क्या बोला जाता है? CaO। अगर आपको मैं पूरी इक्वेशन बताऊं तो वो पूरी इक्वेशन ऐसे कुछ थी। CaO, हो सकता है कि इक्वेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। CaO CO2, तो ये यहाँ से बन सकता है CaCO3, ये बनता है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं हम प्योर लाइम, ये क्विक क्लाइम, ये होता है हमारा क्विक क्लाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्विक क्लाइम इज ए। क्विक क्लाइम इज ए क्या है? रैपिड स्लैकिंग, स्लो सेटिंग, गुड इन स्ट्रेंथ। तो क्विक क्लाइम के अंदर जैसे हम पानी डालते, पहले तो ये सेट नहीं होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो एकदम से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। स्ट्रेंथ तो इसकी है ही नहीं, क्विक क्लाइम की स्ट्रेंथ तो है ही नहीं है। तो 1 एंड 2 आपका करेक्ट रहेगा। प्योर लाइम टेक ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। प्योर लाइम है स्लो हार्डनिंग करेक्टरिस्टिक्स, सही बात है, दोनों की दोनों मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। हाइड्रोलिक लाइम कैसे होता है? हाइड्रोलिक लाइम के अंदर देखिए फ्रेंड्स क्या बात होती है, जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो वहाँ से हमें एक क्विक लाइम निकलता है। उसके बाद स्लैकिंग होती है, स्लैकिंग के अंदर आगे से दोबारा आगे प्रोसेस चलते रहते हैं, तो जहाँ से हमें हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। तो कंकर को बर्न करने के बाद ही ये हमें ऑब्टेन होता है। मेन कंस्टिट्यूट विच इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी, और टू हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है? क्ले मैक्सिमम होती है। और लाइम को आप देखोगे तो परसेंटेज में इसको क्ले के परसेंटेज के बेस पे जो है डिवाइड किया गया है। तो और क्ले आपको पता है कि इसके अंदर लिक्विड लिमिट भी मैक्सिमम होती है, ठीक है। लाइम के अंदर आप 10 20 30 ऐसे परसेंटेज के बेस पे आप प्योर लाइम, फैट लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, ये सब आप डिवीज़न इनके कर सकते हैं अगर आपको डीपली इनका करना है थ्योरेटिकल। हाइड्रोलिक लाइम इज सूटेबल फॉर वाइट वाशिंग। फैट लाइम इज यूज फॉर वाइट वाशिंग। फैट लाइम वाइट कलर का होता है, प्योर होता है, इसलिए वाइट वाशिंग में यूज़ हो सकता है। हाइड्रोलिक लाइम सूटेबल फॉर मोर्टार के लिए, ये बोल रहे हैं कि यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता?
फैट लाइम इज सूटेबल फॉर मेकिंग मोटर। फैट लाइम तो होगा नहीं यूज़, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं होती। हाइड्रोलिक लाइम हो सकता है कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज हमारे 65, चलो मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? स्लिम सिट्रिक, आप याद रखिएगा, लाइम सिलिका। कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी किससे आएंगी? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जो बोगस कंपाउंड होते हैं, C2S और C2S C3S, यही हैं जो मेन हमारे जो बेस्ट रहते हैं, जो हमें किसी ना किसी तरीके से हेल्प भी करते हैं। लेकिन जो C3A, C4AF, ये तो बिल्कुल भी नहीं, हार्मफुल ही रहते हैं ये। द कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा है जो इसमें एप्लीकेबल रहेगा? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ली चैटरलैंड डिवाइस का यूज़ किस लिए किया जाता है? साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आपको ये तो पता होगा, टेस्ट वगैरह तो आपने याद, आई थिंक अब तक तो कर लिए होंगे कि टेस्ट कौन सा किसके अंदर काम आएगा। और इसके अंदर साउंडनेस वाले के अंदर ऐसा कुछ एपरेटस वगैरह होता है जिसके अंदर ये 5 mm का होता है, और इसको पानी के अंदर, इसके अंदर सीमेंट डाल के पानी में डाल दिया जाता है, और इसकी स्वेलिंग वगैरह का जो भी वो देखा जाता है, जो हमारी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आती है तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर साउंडनेस है, यानी कि ये वेदर रजिस्ट नहीं कर पाएगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग के लिए जो आपका कौन सा सूटेबल रहेगा? तो सेटिंग की बात हो, देखिए फ्रेंड्स, और आप ये कन्फ्यूज, ये आप ये मत सोचना कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनिशियल सेटिंग की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही। स्ट्रेंथ के केस में ये आंसर आता है। यहाँ पर सेटिंग ओनली, सेटिंग ओनली का मतलब है C3A, सॉरी C3A आपने याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके 68 क्वेश्चन है जो हो चुके हैं। बाकी मैं आगे वाली वीडियो में देखूंगा। इस बार थोड़ा वीडियो में मुझे ही पता है कन्फ्यूज़न हुई है, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि आपकी BCMD क्लास रह रही थी, तो मुझे फटाफट यहाँ बनाना पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहेगा, और इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मैं बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें देखता हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कट करूँगा, उन्हीं को आपको करवाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।